ठीक है। सो बताइए भाई, लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? मैम बोहर्स मॉडल। ओके, किसने बताया ये? मैम मैंने। सिमरन ने बताया। सिमरन का नाम तो मेरे को बहुत अच्छे से याद होता जा रहा है, बिकॉज सिमरन इज वन ऑफ माय स्टूडेंट जो कि काफी एक्टिव रहती है क्लास में। ठीक है। तो बोहर मॉडल के बारे में हमने पढ़ा था। और बोहर मॉडल में क्या पढ़ा था, कोई मुझे बताएगा? क्या कर लिया था हम लोगों ने? हाँ जी, बोलिए। मैम पोस्टुलेट्स करे थे बोहर मॉडल के और एप्लीकेशंस। ओके, ये किसने बताया? हेमंत ने बताया है। वेरी गुड। ऑल राइट। सो यस, बोहर मॉडल में मैंने काफी सारी चीजें तुम लोगों को पढ़ा दी थी। आज भी बोहर मॉडल को ही कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार मैं बता देती हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अपन ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बेसिकली हम निकाल रहे थे, राइट? अगर आप लोगों को याद हो तो उसी से ही मैं कंटिन्यू करूंगी आगे। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो तुम लोगों को मालूम होनी चाहिए, लाइक आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। कहीं कहीं पे हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चंस में यूज हो, तो ये हम करेंगे। और यस, हमारे पास टाइम तो डेफिनेटली देखते हैं बचेगा, तो मैं बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी जो है आज आप लोगों को करा दूंगी, ठीक है? और इससे रिलेटेड जो भी रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं आप लोगों को कराते हुए चलूंगी। क्लियर है सभी को बेटा? चलिए आइए। सो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या करा दिया था। तो मैंने लास्ट जो मेरी क्लास थी वो फर्स्ट क्लास थी इस वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, जहाँ पे अपन ने बोहर मॉडल स्टार्ट किया था। मेन उसका ये था, बोहर मॉडल का जो मेन पोस्टुलेट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में जाके क्यों नहीं गिर जाता है, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज ऑल्सो यू कैन से कूलम फोर्स, राइट? और इसी से ही इसी एक बात से ही हमने काफी सारे रिलेशन भी डिराइव किए थे, जिसमें मैंने एक आपको रिलेशन डिराइव करवाया था, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अगर आपको पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में है ना, किसी भी nth ऑर्बिट में है, तो उसका रेडियस क्या होगा। सो उसके लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, 0.529 n² सॉरी आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है? ये था हमारे पास। और एन क्या था हमारे पास? एन मेरे पास ऑर्बिट नंबर था, यू कैन से शेल नंबर था। और जेड मेरे पास क्या था? एटॉमिक नंबर था। याद आ रहा है? उसके अलावा हमने वेलोसिटी भी निकाली थी। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? 2.188 इंटू 10⁻⁶ था, राइट? Z/n मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ये हमने फॉर्मूला हमने निकाला था। उसके अलावा एंगुलर मोमेंटम भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा NH मतलब h/2π का। और n मैंने बोला था 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, टू सो ऑन, लेकिन n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, बताया था मैंने, ठीक है? यस मैम। ऐसा नहीं है कि 1.5 नाम का कोई ऑर्बिट होगा वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। बेटा प्लीज जो जी ये कंपेनियन मोड को इसको बंद करो जो भी तुम लोगों ने ऑन किया हुआ है, राइट? सो यस, और मैंने तुम्हें क्वांटाइज्ड वर्ड के बारे में भी बेसिकली बताया था कि बेसिकली क्या होता है क्वांटाइज, मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। जैसे मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उनका एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, या तो उसका 1h/2π होगा या फिर 2h/2π होगा। इस तरीके से मैंने तुम लोगों को चीजों के बारे में डिस्कस किया था। याद आ रहा है? उसके अलावा और क्या करवा दिया था मैंने? और मैंने तुम लोगों को ये भी करा दिया था कि अगर मान लो तुम्हारी टोटल एनर्जी लेट से x है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? x ही होगी विद नेगेटिव साइन। याद है? सिर्फ साइन का चेंज आ जाता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये 3 रिलेशन भी मैंने तुम लोगों को बता दिए थे। याद आ रहा है? ठीक है। जो टोटल एनर्जी थी वो किसके बराबर थी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर थी। तो ये हमने देखा था, राइट? सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को घर से करने के लिए भी दिए थे, और आई होप आप लोगों ने किए हो। मैंने उसका शायद आंसर की भी तुम्हारे ग्रुप
ग्रुप में आज भेज दिया है, राइट? तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा उसको। आई होप आप लोग करते हैं वो चीजें। तो आपको सीरियसली लेनी पड़ेंगी सारी चीजें जो टीचर क्लास में करा रहा है, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा व्हेन यू विल बी इन ग्रेड 12। बिकॉज ग्रेड 12 में ना बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर जेई का प्रिपरेशन ना, तो मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम कि आपको 11th पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है वो बहुत अच्छी बात है, वो ऑलरेडी रेस में बने बने हुए हैं। बट जिन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं किया बेटा, जल्दी कर लो, वरना आप कंपटीशन से, मैं सच बोल रही हूँ, डायरेक्टली बोलूंगी, बाहर हो जाओगे। ठीक है? बिकॉज हमें कई बार लगता है चलो चलो यार 12th कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं। देखो 12th से सिर्फ, अगर आप 12th ढंग से कर रहे हो और पेपर दे के आ रहे हो, तो आप सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, बट एक अच्छा रैंक नहीं ले पाओगे, जो कि एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए जरूरी होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारा मोटिव, हमारा टारगेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है। हमारा गोल शुड बी कि हमें रैंक अच्छा लाके एक अच्छा कॉलेज लेना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है, अरे बस इतने नंबर, 40-50 नंबर चाहिए, हम तो क्वालिफाई कर लेंगे। क्वालिफाई से होगा नहीं लेकिन कुछ भी बेटा। आपको टारगेट अपना बड़ा रखना चाहिए। ठीक है? आपका गोल क्या है, पूरा क्लियर आपके सामने आपका गोल होना चाहिए कि मुझे ये करना है। कई बच्चों को मैंने ये भी देखा है, सिर्फ उनको ये पता होता है कि जेई का एक एग्जाम होता है जो साल में 2 बार होता है, इतने मिनिमम क्वेश्चन करने पड़ते हैं क्वालिफाई करने के लिए, वहीं पे तुम्हारी नॉलेज खत्म। जितना मैं बच्चों को देखती आई हूँ, बस तुम लोगों को इतना ही पता होता है। तो जब तुम फ्री टाइम होता है, थोड़ा सा सर्च किया करो कि कौन सी अच्छी अच्छी एनआईटीज हैं जहाँ पे तुम एडमिशन ले सकते हो। कुछ बच्चों को पता भी होगा कौन सी ब्रांच है जिसमें तुम एडमिशन लेना चाहते हो, उसमें जाने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है ना? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि एक जेई का एग्जाम है जो कि हमें जनवरी अप्रैल में देना होता है, बस 40 नंबर आके क्वालिफाई, है ना? तो जब तुम फ्री, जिस टाइम तुम लोग रील्स देखते हो, इंस्टा फेसबुक यूज करते हो ना, तो उस टाइम पे ये चीज देखोगे तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। राइट? ठीक है। मैं तो देखो बोल सकती हूँ तुम्हें, एज अ टीचर, एज अ मेंटर, मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूँ। अब मानना ना मानना वो तुम्हारे ऊपर है बेटा। चलिए ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बेटा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जो हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, तो क्या एक्सप्रेशन था वो? -13.6 nth ऑर्बिट के लिए। मान लो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में है, तो उसकी एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हो? -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ऐसे निकाल सकते हो। यस और नो? ठीक है। अगर आपको जूल में निकालनी है, कई बार जूल में भी पूछा जाता है, तो जूल में भी तुम्हें पता होना चाहिए 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ठीक है क्या? बोलो। इंटू Z²/n²। ठीक है। अब यहाँ पे Z क्या है मेरा बेटा, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। Z आपको आई होप पता चल ही गया होगा। Z तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर है, और N तुम्हारे पास क्या है? बोलो। ऑर्बिट नंबर। ठीक है क्या भाई? 75 बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है। और एक रिलेशन और याद रखो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ी सी और चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। देखो, जो मैंने ये एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला है, वो उसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ध्यान से देखो। Z²/n²। यस और नो? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरा n बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे मैं ऑर्बिट नंबर 1 2 3, एक मिनट बच्चों, एक सेकेंड। मेरा स्कैनर है। हाँ,
तो मैं क्या आवाज आ रही है ना? हाँ देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, एन अगर बढ़ेगा तो माइनस ई एन क्या होगा? कम होगा। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या बोल सकती हूँ? एनर्जी बढ़ेगी। यस और नो? Yes, ma'am. माइनस में कम, ध्यान से सुनना, माइनस में कोई चीज कम हो रही है, इसका मतलब वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, यानी कि ई एन बढ़ेगा। अगर एन कम होगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन ये क्या होगा? कम होगा। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, यानी कि मेरा बेटा जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा, 1 2 3 तुम लेते जाओगे, एनर्जी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। जैसे निकाल के देखो, अगर मैं E1 निकालू, मान लो एन में निकालती हूँ फर्स्ट, मतलब एनर्जी में निकालती हूँ जब इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो तुम एक हाइड्रोजन के लिए तो Z तो 1 ही रहेगा, Z पे कोई चेंज नहीं आ रहा, बिकॉज मैं हाइड्रोजन कंसिडर कर रही हूँ। ऐसे अगर मान लो एग्जामिनर तुम्हें लिथियम दे दे, हीलियम जो भी दे दे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा Z क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। समझ में आई? तो अगर मान लो मैं हाइड्रोजन एटम के लिए ही n की वैल्यू 1 लेती हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास? -13.6 आएगा। यस और नो? बताओ मेरे को। Yes, ma'am. ठीक है, अगर मैं E2 लूंगी तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो जब आप निकालोगे तो -3.4 आएगा। निकाल के भी देखो तुम लोग साथ साथ, मैंने तो देखो निकाल रखे, तुम भी निकाल के देखो। ठीक है, अगर तुम n की वैल्यू 3 रखते हो तो E3 बेसिकली क्या आएगा जब तुम निकालोगे? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जब तुम E4 निकालोगे तो ये आएगा 4 का स्क्वायर 16, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये वैल्यूज में क्यों निकाल रही हूँ? तुम्हें मुंह जुबानी ये एटलीस्ट पहले 4 लेवल्स की एनर्जी का पता होना चाहिए। यस और नो? बताओ पहले की। अभी मेरे साथ साथ इधर आओ, मेरे साथ साथ याद करो। -13.6 होगी, सेकंड के लिए -3.4, थर्ड के लिए -1.51 E4 के लिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब तुम ध्यान से देखो, इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे तुम n बढ़ाते जा रहे हो, आपका एनर्जी बढ़ता जा रहा है। बढ़ने का मतलब आप देख रहे हो माइनस के साइन को, अगर आप देखो तो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, वो देख रहे हो आप सब। और जब n की वैल्यू कम है तो आपकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है। सारे क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पे? जब आपकी n की वैल्यू कम है तो आपका क्या होगा? एनर्जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आ रही है। ठीक है, सो इससे कंक्लूजन क्या निकला मेरे बच्चे? कि अगर मैं बात करूं नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? जितनी तुम्हारी एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या है? टाइटली बाउंड है टू द न्यूक्लियस। क्या बोला मैंने? नेगेटिव साइन signifies that electron is tightly bound to nucleus। बोलो क्या कहते हो? बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Or you can say electron is most stable in first orbit, and hence first orbit is also known as ground state। बोलो क्या कहते हो? ये वाली बात समझ में आई तुम लोगों को? Yes, ma'am. तो मतलब अगर एनर्जी की वैल्यू जितनी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस से। और जैसे जैसे तुम दूर जाते जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बेसिकली दूर, डिस्टेंस उसके बीच में बढ़ रहा है, तो वो टाइटली बाउंड नहीं है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होगा तो उसकी एनर्जी क्या होने वाली है? 0 होने वाली। ठीक है जी, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, सो आपको ये दोनों फॉर्मूले ही पता होने चाहिए। मैं इनको बॉक्स में भी बंद कर देती हूँ, ये दोनों मेरे बच्चों को फॉर्मूले पता होने चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am. लिख लिया इसको? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. चलो हाँ। लिखो। आरती नहीं आई ना आज? आरती ठीक है, वो बच्चे काफी ज्यादा है ना, तो पता नहीं लगता।
सुमनदीप इतने थम्स अप नहीं चाहिए बेटा, एक बच्चा प्लीज एक बार ही करो थम्स अप। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, लेकिन कुछ और चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी बेटा। हेडिंग डालो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल। सो ये याद है बेटा, मैंने तुम लोगों को बताया था, ध्यान से देखो, नजर घुमाओ। अब तो तुम्हें बता भी दिया मैंने, ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 3, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट अप टू सो, राइट। सो अगर मान लो मुझे एनर्जी डिफरेंस निकालना हो तो ऑर्बिट का, मान लो मैं बोल रही हूँ कि मुझे फर्स्ट और सेकेंड लेवल जो है उनके बीच का क्या निकालना है, एनर्जी डिफरेंस निकालना है, कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट वाली स्टेट में आया। तो एनर्जी डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं बेटा, एनर्जी ऑफ हायर स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट। गेटिंग माई पॉइंट। जैसे En2 माइनस En1 कैसे निकालोगे, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर 1/n2 स्क्वेयर माइनस 1/n1 स्क्वेयर। क्या ये रिलेट कर पा रहे हो? तो n2 किसको बिलोंग कर रहा है, ये हायर स्टेट को दिखा रहा है ना, और n1 किसको दिखा रहा है मेरा बेटा, लोअर स्टेट को दिखा रहा है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की बात होगी बिटवीन टू एनर्जी लेवल, तो तुम इस तरीके से डिफरेंस निकाल सकते हो। देखो, इसको रटना मत, इसको थोड़ा सा समझ के देखो, तुम्हें कितनी प्यारी चीज यहाँ पे समझ में आने वाली है। इधर आओ, अभी मैंने तुम्हें बताया, ध्यान से देखो, मैं कलर अलग से दिखाती हूँ इसको, फिर इसको लिख लेना। अभी मैंने बताया था कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आपके फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी कितनी आ रही थी, माइनस 13.6 आ रही थी। अगर 2 में है तो कितनी आ रही थी, माइनस 3.4 आ रही थी। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाना चाहता है, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, सोचो। तो क्या करोगे तुम, डिफरेंस ले लो। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो ये कितना आ रहा है, 10.2 आना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। मतलब जब तुम जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाली ऑर्बिट में है, जब उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी, तभी वो कहाँ पे आएगा बेटा, सेकेंड एनर्जी लेवल में आएगा। अगर तुम उसको 10.3 दे रहे हो, ध्यान से सुन लो, बिल्कुल यही वाली एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी। अगर तुम 10.1 उससे कम दे रहे हो या ज्यादा दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन दूसरी स्टेट में नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? उसको इतनी ही एनर्जी चाहिए हायर स्टेट में, यानी कि फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बोलो। यस मैम। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तुम अनटशंट ऐसा नहीं कि कोई भी दे दोगे, कोई भी क्या बोलते, कितनी भी तुम एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे, नहीं, कुछ फिक्स वैल्यूज होंगी। इसी को ही तो हम क्या बोल रहे थे, क्वांटाइज्ड वर्ड यूज कर रहे थे इसके लिए, याद है? अब ऐसा नहीं, अगर मैं बोलूं माइनस 13.7, नहीं, माइनस 13.6 अगर एनर्जी की वैल्यू है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज है, ऐसा नहीं कि अनडिशंट तुम कोई भी वैल्यू उठा के ले लोगे। ठीक है, सो इसी तरीके से तुम किसी भी दो लेवल के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए E2 माइनस E1 का ले रखा है, कितना, 10.2, E3 माइनस E2 का लिया हुआ है 1.89। तो तुम क्या समझ रहे हो, जैसे 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 तुम नीचे जाते जा रहे हो, देख रहे हो, E2 माइनस E1, फिर E3 माइनस E2, 4 माइनस 3, फिर 5 माइनस 4, तो तुम्हारा एनर्जी का डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे तुम आगे वाले लेवल्स पे जाते जा रहे हो, एनर्जी डिफरेंस क्या होता जा रहा है मेरा बेटा, बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स कम होता जा रहा है। ठीक है, सुमनदीप, यू शुड रिचार्ज योर फोन, सॉरी, चार्ज योर फोन, अगर आपको पता है कि क्लास होने वाली है। ठीक है, ये बात हो गई मेरा बेटा क्लियर, क्या हो रहा है यहाँ पे? तो आप इससे और इससे कंफ्यूज नहीं होंगे जो मैंने यहाँ पे लिखवाई है। यहाँ पे मैंने ये चीज लिखवाई थी कि n बढ़ता जाएगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे मैं डिफरेंस की बात कर रही हूँ, जैसे जैसे जा रहे हो दूर, तो जो डिफरेंस है हायर लेवल्स के बीच में, देखो ना, कम होता जा रहा है। सो ये चीजें अगर आपको पता होंगी मेरा बेटा, तभी आप क्वेश्चन पे क्या कर पाओगे,
उसको अप्लाई करता है। ठीक है जी, हेमंत, ठीक है, मैं नाम लूं क्या? जिन जिनका नाम याद है उनका। रेखा, सिमरन, हेमंत, यशराज, दिव्यांशु, Yes, ma'am. कुलप्रीत, अमन, हरनूर, Yes, ma'am. दीप। हाँ सिमरन बेटा बोलो। मैम अगर एनर्जी 10.3 हुई तो सेकंड में जाएगा? नहीं, 10.2 देनी पड़ेगी तभी जाएगा। ओके मैम। ठीक है, ऑल राइट, चलें आगे। चलिए, ओके, ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे। क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे तुम लोगों को? ये 2014 का क्वेश्चन है। हाँ हाँ जी, हरमन, हरमन ने हैंड रेज किया है क्या? हाँ हरमन। हरमन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अच्छा, गलती से हो गया, अरे यार नीचे रखो फिर। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट कितनी है बेटा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको बताना है इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+। लिथियम 2+। अब इन्होंने कोई एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं की, तो यहाँ पे आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिख लो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? अरे क्या हुआ देवांश? मैम आंसर ऑप्शन 1। अच्छा, ऑप्शन, ठीक है, एक बार रुक जाओ बेटा, बाकी बच्चे एक बार निकालो। तो आप लोगों ने क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है -13.6 Z²/n²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है आपको, लिथियम के लिए पूछा है। लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, Z की वैल्यू 3 हो जाएगी और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो 2 हो जाएगा। तो -13.6, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, बार बार हैंड रेज मत करो, एक ही बार करो, मैं देख लूंगी। यस और नो बोलो। तो यानी कि अब आपको क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है। कितना आ रहा है ये? 30.6. 30.6 आ रहा है। तो -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। वैसे तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हो, आंसर वैल्यू नेगेटिव में आएगा, यानी कि यहाँ पे देखो पॉजिटिव में दे रखा, तो ये तो तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में से जो होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलूं। Yes, ma'am. Yes, देखो ma'am. सेम, देखो तुम ध्यान से देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन 2014 में पूछा और बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन, सिर्फ लिथियम की जगह इन्होंने बेरिलियम दे दिया। और देखो कहाँ पूछा है, ये 2025 में पूछा है और इसमें इंटीजर बेस्ड पूछा है। तो इसको करने का ट्राई करो। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, प्लीज हैंड रेज करेगा कोई? हाँ हैंड रेज करेंगे आप, चैट में कोई नहीं बताएगा मुझे आंसर। The energy of electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom इतना, the magnitude of energy value of electron in the first excited state of beryllium +3 is. वेरी गुड, 5 बच्चों ने हाथ भी खड़ा कर लिया, शाबाश। हाँ जी, क्या आ रहा है ऑप्शन, मतलब आंसर क्या आ रहा है? Ma'am, -54.4. -54 nearest. ओके, सो आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगाया होगा, राइट? Z कितना होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे क्या होगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 4।
तो ये तो हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा -54.4 EV यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको मैग्नीट्यूड बताना था, साइन कंसिडर नहीं करना। नियरेस्ट इंटीजर है तो 54 लिख के आना, 55 मत लिख के आ जाना। क्लियर है? बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। ये भी आपका 2025 है। शाबाश, हैंड रेज कीजिए बेटा। वही बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। राम, आप बताओ। राम सरदार। दिव्यांश, आप बताइए। मैम 34। कितना आ रहा है बेटा? मैम 34। 34। क्या सही है क्या? 34 आ रहा है सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, Yes. जो आपको एनर्जी दी हुई है, टोटल एनर्जी, दैट sir. इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी भी वही होती है ना, माइनस साइन के साथ। तो ये आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻⁻1 ऑलरेडी आप दिया हुआ है, तो बेसिकली आंसर आ जाएगा 34। आप समझ रहे हो? तो मैं हमेशा बच्चों कहती हूँ, हमेशा जरूरी नहीं है कि जेई में सारे के सारे 25 के 25 सवाल डिफिकल्ट होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे, अगर आप वो चैप्टर, वो टॉपिक पढ़ के आए हो तो आप वो क्वेश्चन जरूर से जरूर बना लोगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हमें करना होता है पहले अटेम्प्ट। जो तुम्हारे अब ये संडे को टेस्ट होते हैं ना, उसमें वो स्ट्रेटेजी यूज करना सीखो, ताकि जब आप आगे पहुंचो, 12th में जाओ, तो आपकी एक तरीका बन जाए कि हमें ऐसे ही पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जो भी तुम्हारा पेपर होता है, जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस तुम करते हो, सबसे पहले उन सवालों को किया करो जो तुम्हें अच्छे से आता है। अच्छे से मतलब एकदम देखते, हाँ भाई ये तो हो जाएगा। दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन किया, दूसरा के तीसरे में अटक गए, पता नहीं मैडम कैसे हो रहा है, हम तो उसी पे ही 10 मिनट लगा दिया। नहीं, ये सही स्ट्रेटेजी नहीं होती है अटेम्प्ट करने की पेपर। तो धीरे धीरे इनको करो, इम्प्लीमेंट करो इन चीजों को, जो टीचर्स बोलते हैं, चीजें ठीक हो। कुछ बेटा अभी ये कुछ चीजें हैं जो उतारने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे नोट्स में ही रहेंगी ये चीजें। तुम्हें पता भी है कि क्या क्या सक्सेस थी बोहर मॉडल की। एक तो वो भाई एक्सप्लेन कर पाया था एटम की स्टेबिलिटी को, एनर्जी बता पाया था, है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन कर पाया था, जो कि अभी मैं तुम्हें बताऊंगी भी सही। ऑल्सो बोहर मॉडल ऑल्सो अकाउंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सो मेनी लाइन्स इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि अभी मैं डिस्कस करूंगी। जैसे तुमने सुना भी होगा लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, ये सब, है ना। चलिए, उसके अलावा लिखने की जरूरत नहीं है, राइट, लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी पता है। अगर इलेक्ट्रॉन, ये भी वन ऑफ द पोस्टुलेट है बोहर मॉडल का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पोस्टुलेट्स ही पढ़ रहे थे देखा जाए तो। फिर मैंने उसमें रेडियस भी तुम्हें बताया, वेलोसिटी बताया, एनर्जी बताया। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में ही है, तो मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर उसमें या स्टेट में, तो एनर्जी लूज नहीं करता। ठीक है, सबसे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को तुम ग्राउंड स्टेट बोलते हो, बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद है जो भी आपकी ऑर्बिट है, फिक्स्ड ऑर्बिट है, उसका कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना। हर किसी ऑर्बिट की अपनी एनर्जी वैल्यू थी, याद है? उनको क्या बोला गया, इन ऑर्बिट्स का एनर्जी लेवल्स बोला गया है।
जिनको नंबर 1 2 3 4 KLMNO दिया हुआ है। ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, n बढ़ता जाएगा तो एनर्जी बढ़ती जाएगी और जो डिफरेंस है बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स वो घटता जाएगा। दिस इज समथिंग विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, है ना। चलिए, लिखने की जरूरत नहीं है, ये बता चुकी हूँ मैं। उसके अलावा ऑर्बिट ऑफ लोवेस्ट एनर्जी इज प्लेस्ड एट द बॉटम एंड, मतलब जो सबसे ग्राउंड स्टेट होगी वो तो नीचे ही आएगी लोवेस्ट एनर्जी वाला, उसके बाद जो दूसरे वाले ऑर्बिट है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। फिर वो क्या कह रहे हैं, द गैप बिटवीन टू ऑर्बिट्स इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, जैसे ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, अगर तुम चाहते हो इलेक्ट्रॉन पहले लेवल से दूसरे लेवल पे चला जाए तो तुम्हें कितने की एनर्जी देनी पड़ेगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड पे जाए तो तुम्हें कितने की एनर्जी देनी पड़ेगी, 12.1, और ये तुम आराम से निकाल भी सकते हो। यस और नो? यस मैम। Yes, मैम। मुश्किल नहीं है, हम लोग क्या करते हैं ना, इतना मुश्किल बना देते हैं ना इस चैप्टर को, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये मुश्किल है, जबकि मुश्किल नहीं होता है। तुम बस अपने एनसीईआरटी के सवाल लगा लो और जो तुम्हारे रिसेंट ईयर में पिछले 3 साल के सवाल आए हो एटलीस्ट इतने तो लगाओ। वैसे तो मैं हमेशा 5 साल के ही बोलती हूँ क्योंकि तुम 11th में हो तो यू शुड लाइक अटेम्प्ट लास्ट 5 years क्वेश्चन, लेकिन पहले प्रायोरिटी पे लास्ट 3 ईयर। तुम्हें खुद दिखेगा कि तुमसे क्वेश्चन बनना है क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं। देखो कई क्वेश्चन तो होते हैं जो बहुत ही बेकार फ्रेम करता है एग्जामिनर, आप वो देखो कि उनका परसेंटेज कितना है पेपर में, है ना। तो ट्राई टू अटेम्प्ट फर्स्ट इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा वो अपने टीचर से पूछो कि कैसे उसको अप्रोच करना है। फिर यहाँ पे देखो और क्या बोल रहा है ये, the emission or absorption of energy in the form of radiation can only occur when electron jump from one state to another। मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में है और लोअर से वो हायर में जा रहा है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जैसे भी मैंने बोला, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो -13.6 है, ठीक है, उसको सेकंड स्टेट में जाना है तो उसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तब वो कौन से वाले लेवल में जाएगा, सेकंड में, जहाँ पे उसकी एनर्जी -3.4 है। अगर वो वापिस आ रहा है तो उसको इतनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी, एमिट करनी पड़ेगी। ठीक है क्या, बोलो। यस मैम। बस Yes, ये ma'am. छोटी छोटी बातें हैं, ये देखो ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है ना। ओके, लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास ऑलरेडी ये चीजें लिखी हुई हैं तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब तुम्हें मैं बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी डेफिनेशन जो कि वैलिड है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो प्लीज वो हेडिंग डालो क्योंकि ये डेफिनेशन मैंने देखा है बच्चों को नहीं पता होती है और ये किसी ना किसी क्वेश्चन में तुम्हारे सामने यूज हो जाएंगे तो तुम फंस जाओगे। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट तो सबको पता होता है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी इस केस में, एक्साइटेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ये सब आप लोगों को पता होना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे वैसे आपको अपनी जहाँ पे तुम नोट्स बना रहे हो जेई के वैसे वैसे तुम्हें बनाना है। देखो ग्राउंड स्टेट के बारे में तो मैं पहले बता चुकी हूँ, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होगी किसी भी एटम आयन के लिए जिसके लिए एन की वैल्यू क्या होती है 1। ध्यान रखना एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है और 1 वाली स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तुम किसी के लिए भी ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल सकते हो। अगर तुम हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हो तो वो -13.6 आएगी, हीलियम के लिए निकाल रहे हो तो -54.4 आएगी। कैसे निकालना है तुम्हें पता ही है, -13.6 Z²/n²। ठीक है, और ग्राउंड स्टेट के अलावा जो स्टेट्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट्स बोलेंगे। जैसे n = 2 का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, 3 का मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट है और 4 का मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस मैम। चलिए आइए मेरा बेटा, अब आ जाओ। अब इम्पोर्टेंट है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा अच्छे से सुनना, जहां डाउट होगा पूछना। आयनाइजेशन एनर्जी आप ऑलरेडी मेरे से पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो, तो हाँ डेफिनेशन तो वैसी ही है, लेकिन क्या अलग है इसमें देखो अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के केस में आयनाइजेशन एनर्जी, तो बेसिकली आप लोग ऐसे डिफाइन करेंगे उसको कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n = इनफाइनाइट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम और आयन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में है, आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से निकाल
निकालने के लिए कहाँ पे फेंक देना, बिल्कुल दूर भाई, एटम से दूर, इनफाइनाइट, राइट। सो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे बात हो रही है ग्राउंड स्टेट और इनफाइनाइट, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे N1 1 होगा, N2 इनफाइनाइट होगा, यस और नो? बस तुम्हें यही पता होना चाहिए। तो अगर मुझे एनर्जी निकालनी होगी तो मेरा बेटा कैसे निकालूंगी, तुम मुझे बताओ। E इंफिनिटी माइनस E1, तो -13.6, ध्यान से देखो, जेड स्क्वेयर बाय एन क्या है, इंफिनिटी है, ठीक है। फिर -13.6, जेड कितना होगा हाइड्रोजन के लिए, 1 होगा, 1 का स्क्वायर, बोलो क्या कहते हो। फिर 1 बाय इंफिनिटी तो 0 बन जाएगा। तो मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या आ जाएगी, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो तो, और मान लो ये जेड स्क्वेयर है, कोई भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हो सकता है, तो +13.6 जेड स्क्वेयर आ जाएगा। सारे बच्चे ध्यान से देखो, आएगा कि नहीं आएगा, +13.6 जेड स्क्वेयर। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, कि एन की वैल्यू क्या है, यस और नो। अगर तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी निकालना, कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि जो भी तुम्हें हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल दिया हुआ उसका एटॉमिक नंबर क्या है, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। तुम किसी के लिए भी निकालो, मान लो तुम लिथियम के लिए निकालते हो, तो क्या होगा, +13.6 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो बस मल्टीप्लाई कर दोगे, यही आ जाएगा। क्लियर है बच्चों को ये वाली चीज? अब देखो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है। एक्साइटेशन एनर्जी होती है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव तो तुम्हें कहां से करना है, ग्राउंड स्टेट से करना है, लेकिन ग्राउंड स्टेट से उठा के उसको किसी भी स्टेट में लेके जाने के लिए जो तुम्हें एनर्जी चाहिए होगी, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी, कोई भी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, N1 तो 1 ही होगा बिकॉज ग्राउंड स्टेट ही है, और N2 क्या होगा, कोई भी nth स्टेट हो सकती है, बोलो या बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, En माइनस E1, तो -13.6 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर, -13.6 जेड स्क्वेयर, क्योंकि N1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा बेटा, देखना, -13.z स्क्वेयर 1 बाय एन स्क्वेयर -1, देखना एक बार। और ये n किसको दिखा रहा है, ये n क्या है बेटा, हायर स्टेट। ये दिखने में बड़ी ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस मैम। लिख लो इनको भी, गगनप्रीत लिख लिया, ठीक है बेटा। एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है, तो ग्राउंड स्टेट से किसी भी हायर स्टेट में लेके जाने के लिए उस कितनी एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी, दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आती है बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लो। इसमें क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देख रहे हो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अब किसी भी स्टेट में है और किसी भी स्टेट से उसको उठा के बिल्कुल दूर लेके जाना इनफाइनाइट पे, तो वो क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है उस स्टेट की। तो कैसे निकालोगे बाइंडिंग एनर्जी, बोलो ना। N1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैम N1 n हो जाएगा, कोई भी n स्टेट, और N2 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो बस कैसे निकलेगा, देखो भाई, ये तो 0 ही हो जाएगा है ना, क्योंकि अभी बताया था मैंने। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी 13.6 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। और अभी हमने देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता था, 13.6 जेड स्क्वेयर होता था। तो क्या बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी में ये आ जाएगा रिलेशन। और फॉर ग्राउंड स्टेट बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होगी, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी। तो यही वो बात लिखी हुई है।
ठीक है मेरा बेटा, चलो कुछ क्वेश्चन करें ताकि आपको एटलीस्ट ये पता चले कि जो मैम ने बताया है उनको हमें अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन पे, क्योंकि विदाउट क्वेश्चंस आप नहीं समझ पाओगे कि कैसे अप्लाई करना है। आइए समझने की कोशिश करना, फिर आप नोट डाउन कर सकते हो। आइए क्या लिखा हुआ है, ए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। आयनाइजेशन कितनी है, एनर्जी बेटा उसकी दी हुई है ना, आपको रेड कलर विजिबल होता है आप बच्चों को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. आपको प्रोटॉन्स बताना है कितना होगा न्यूक्लियस में। प्रोटॉन्स का मतलब क्या बताना है, Z बताना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बताओ भाई, 13.6 इंटू Z स्क्वायर, यही होता है। लेकिन ध्यान रखो 13.6 अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते थे, यहाँ पे एनर्जी जूल में है। तो याद करो मैंने तुम्हें एक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी बताया था, जूल में क्या था वो, 2.18 2.18 इंटू 10⁻⁻18। यही था दिव्यांश, एक बार माइक म्यूट कर लो बेटा, यही था क्या वैल्यू? यस मैम। ठीक है, तो बस Z आ जाएगा। सो बस आयनाइजेशन क्या है, अपने को Z स्क्वायर मतलब Z ही चाहिए, तो इसको आप जूल में चेंज कर लो। 10⁻3 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। और ध्यान रखो ये जूल पर एटम में थी, हमें किसके लिए निकालना है, पर मोल के लिए निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करना पड़ेगा मेरा बेटा, है ना, तब आएगा वो। ध्यान से देखो मेरा बेटा, मुझे एक मोल के लिए निकालनी है, जो ये एक्सप्रेशन था वो पर एटम के लिए आ रहा है, एक एटम के लिए, राइट। सो बस तो यहाँ पे आप Z सोल्व कर सकते हो, तो Z आ जाएगा तुम्हारा अराउंड Z स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, तो Z आ जाएगा तुम्हारा 3। जब तुम सोल्व करोगे तब आंसर आ जाएगा। हालांकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, बट तुम अगर अप्रोक्सीमेशन लेके करोगे ना तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से सोल्व इसको करना है। क्या ये तुमसे हो जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, शाबाश। चलिए आइए, मैं इसीलिए बेटा 2 लेक्चर लगा रही हूँ बोहर मॉडल पे, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक दिन में ये कंप्लीट नहीं होता, इसलिए मैंने दूसरा भी दिन इसमें लिया है। तो प्लीज आप लोग अच्छे से करिए इसको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल इतना है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? तो आयनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी में मैंने एक रिलेशन तुम्हें अभी करवाया है, ये वाला। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी इंटू एन स्क्वायर, और एन कितना है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, एन की वैल्यू क्या होगी बेटा 3। तो 24 इंटू 9 कर देना, कितना आ जाएगा ये तुम्हारा 216 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस मैम। Yes. Yes. अब ये वाला क्वेश्चन तुम खुद करना। आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम के लिए दी हुई है इतनी, आपको एनर्जी निकालनी है फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, यानी कि n इज इक्वल टू 1। ठीक है, निकाल सकते हो। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है 13.6 Z स्क्वायर। तो बस कर लेना कंपेयर। ठीक है, ये आपको खुद करना है बेटा। Yes, ma'am. चलिए आगे चलते हैं हम मेरा बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे चलेंगे। तो आपको जो स्पेक्ट्रम की तरफ फोकस करना है दैट विल बी एमिशन स्पेक्ट्रम, है ना। तो जो ये लाइमन, बाल्मर, पाश्चर ये सब है,
ठीक है, ये लाइन इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखो बेसिकली तुम्हें यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये देखो। सो बेसिकली क्या हो रहा है, क्योंकि हम हाइड्रोजन के केस में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हमने हाइड्रोजन गैस लिया है एक ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ही बेसिकली अगर आप गर्म कर रहे हो इसको, ठीक है, सो बेसिकली जो भी बीम निकल रही है, देख रहे हो, तो आप जब वो प्रिज्म से पास होगी ना तो कुछ लाइट वो एमिट करती है एक्चुअल। और फिर जो आप लोग जो ये पैटर्न देख पा रहे हैं, ठीक है, सो वो हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी करके एक आपका स्पेक्ट्रोस्कोप करके आपका एपरेटस होता है जिसकी हेल्प से आप ये चीजें कर सकते हो। तो अगर मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं इसको तो बहुत आसान है समझना, तुम बस ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम्हें काम में आएगा। बस देखो, अब क्योंकि हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों को पता है हाइड्रोजन में या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो मान लो ये इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं बोलूं कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट ऑर्बिट में है लेट से, तो अब क्या होगा, जैसे ही मान लो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा, तो वो क्या जाएगा, हाईएस्ट स्टेट में जाएगा। अभी मैंने बताया था ना, ऐसे नहीं इंस्टेंट कोई भी वैल्यू वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू ही जैसे हमने देखा था -13.6 से -3.4 में जाने के लिए उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी उसको किसी पर्टिकुलर रेंज में जो है पर्टिकुलर वैल्यू की एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। जैसे ही वो करेगा हाईएस्ट स्टेट में जाएगा, राइट। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसे ही वो हाईएस्ट स्टेट में जाएगा, लेकिन स्टेबल तो वो किस में है, अपनी लोवेस्ट स्टेट में ही है। तो जैसे ही वो हाईएस्ट स्टेट में जाएगा तो वापस वो क्या करेगा, वापस जो अपनी लोअर स्टेट में जाएगा, और जैसे ही वो वापस जाएगा तो वहां पे क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, वहां पे रेडिएशन एमिट करेगा। देख रहे हो क्या करेगा, वो एमिट करेगा। और बस जब ये एमिशन होता है तो कौन कौन सी रेंज में, मतलब कौन कौन सी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी की लाइट्स आपको दिखाई देती हैं, जो आप पढ़ते हो ना, लाइमन हो गया, ये लाइंस नाम दिए गए हैं इनको, लाइमन हो गया, बाल्मर हो गया, पार्शन हो गया, ब्रैकेट हो गया, फंड हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। तो वही चीजें आप लोगों को क्या करनी है, यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा मैं अगर तुम्हें समझना है एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो मैंने यहाँ पे वो लगाई है पिक्चर। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो देखो, आपका लाइट के जो कलर्स का ब्लैंड आपस में मिक्स है कलर्स, देखो एक बार। एमिशन में क्या होता है और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, देखो एब्जॉर्प्शन में ना आपको कलर वाला बैकग्राउंड दिख रहा है, लेकिन उसपे ब्लैक ब्लैक कुछ लाइंस दिख रही हैं, दिख रहा है सबको। यस मैम। तो इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब की है, जो लाइट एब्जॉर्ब करी है वो आपको ब्लैक कलर से दिखाई दे रही है, ठीक है। और जो एब्जॉर्ब कर रही है ना, वही वो क्या करेगा, एमिट करेगा। और जिसको आपको क्या दिख रहा है, ये कलर लाइन दिख रही होंगी आपको एमिशन स्पेक्ट्रम में, ठीक है। यानी कि ये पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट क्या करी है, एमिट करी है। हमें क्या पढ़ना है, हमें एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करना है, एब्जॉर्प्शन के बारे में और कंटिन्यूस के बारे में नहीं करना। और उसमें भी हमें किसकी बात करनी है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करनी है। तो क्या होता है मेरा बेटा, जो आपने उस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ली है ना, तो जैसे ही आप गर्म करते हो वो किस में डिसोसिएट होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स में डिसोसिएट होते हैं। और जब हाइड्रोजन एटम्स में डिसोसिएट होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चले जाते हैं, यस और नो, ठीक है। और जब वो वापस आते हैं तो कुछ एमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ठीक है। और अब क्या है, बेसिकली नाम दे दिए गए हैं। तो जो लाइंस आपको मिलती है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में, उनको 5 सीरीज में जो है बेसिकली क्लासिफाई किया गया है। जैसे लाइमन सीरीज हो गई, बाल्मर सीरीज हो गई, पार्शन सीरीज हो गई, ब्रैकेट हो गई, फंड सीरीज हो गई। गेटिंग माय पॉइंट।
अब ये लाइमन सीरीज जैसे किसको बिलोंग करता है, अगर मान लो आपके जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, अगर मान लो वो अल्ट्रा वोलेट रीजन में एमिट कर रहा है, तो हम बोलते हैं उस सीरीज का नाम लाइमन सीरीज है। या फिर अगर मान लो विजिबल रीजन में रेडिएशन एमिट कर रहा है, जो वेवलेंथ है वो कौन से वाले रीजन के, विजिबल रीजन की है, तो हम उसका नाम दे देते हैं बाल्मर सीरीज को। या फिर इंफ्रारेड रीजन की है तो उसमें पार्शियल ब्रैकेट फंड जो है वो हो सकती है। तो ये लाइंस को आप लोगों को ध्यान रखना है, ये काफी ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है मेरा बेटा, देखो इधर देखो, यहाँ से और क्लियरली तुम्हें समझ में आएगा, सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से, दिख रहा है ये पूरा, ये डायग्राम सा एक बना हुआ है। तो अगर मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट में है, मान लो इनफाइनाइट में ले लेती हूँ, किसी भी स्टेट में है, इनफाइनाइट में, 6 में, 7 में, 5 में, तो जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लो फर्स्ट वाली स्टेट पे आता है, यानी कि ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो उसको किसका नाम दिया गया है, उस सीरीज का नाम दिया गया है लाइमन सीरीज, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से सेकेंड वाली स्टेट में आ रहा है तो उसको क्या नाम दिया गया है, बाल्मर सीरीज, है ना। दिख रहा है आप लोगों को, नाम आप लोगों को मालूम होने चाहिए। और किसी भी हायर स्टेट से थर्ड वाले लेवल पे आ रहा है तो पार्शियल मतलब आईआर रीजन के पास पास होगा। ब्रैकेट की बात करूं तो फोर्थ स्टेट पे आएगा हायर स्टेट से, और फंड की बात करूं तो हायर स्टेट से फिफ्थ पे। हम्फ्री भी होती है, हम्फ्री सीरीज भी होती है वो, लेकिन तुम्हारे काम की नहीं है, तुम्हारे मेन काम की है पहली 3 या 4, ठीक है। और इसके तुम्हें रीजन पता होने चाहिए कि लाइमन में कौन सा यूवी रीजन, बाल्मर विजिबल रीजन, पार्शियल नियर आईआर, और ब्रैकेट और फंड फार आईआर। तो मैं आप लोगों को लिखवा के भी याद करवा देती हूँ। क्या बोला मैंने, लाइमन सीरीज N1 क्या होगा इसमें 1, और N2 क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। बोलो क्या कहते हो। बाल्मर में क्या होगा, लोअर स्टेट 2 फिक्स रहेगा ये, लेकिन हायर स्टेट 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। पार्शियल में क्या होगा बेटा, N1 3, और N2 क्या हो सकता है, 4, 5, 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड भी आता है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, अगर आप लोगों ने सुना हो। अगर कोई आपको बोले कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बता दो, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो उसका मतलब क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब N1 तो 1 ही रहेगा, और N2 क्या होगा, 2 होगा। तो ये फर्स्ट लाइन के लिए आ जाएगी N2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, सेकेंड लाइन के लिए अप टू सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। ऐसे ही बाकी बाल्मर पार्शियल, जैसे मान लो कोई बोले थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो N1 तो 2 रहेगा और N2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से तुम लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। बोलो। और जो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ किसी भी सीरीज होती है, उसके केस में एनर्जी क्या आती है, कम आती है सबसे, और वेवलेंथ क्या आती है, मैक्सिमम। क्योंकि तुमने एक रिलेशन पढ़ा होगा बेटा, E = hc/λ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, ठीक है। तो एनर्जी अगर कम होगी तो लैम्डा मैक्सिमम होगा। अगर मान लो तुम्हें बोला जाता है लास्ट लाइन, लास्ट लाइन को लिमिटिंग लाइन भी बोलते हैं हम, तो इसमें क्या होगा आपका, मान लो लाइमन सीरीज की बात करें तो N1 1 हो जाएगा और N2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी मैक्सिमम होती है और लैम्डा क्या आएगा, मिनिमम। तुम खुद देख लो, जब तुम डिफरेंस निकालोगे तो एनर्जी मैक्सिमम आएगी इसमें, ठीक है। Yes, ma'am. ओके अब यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, देखो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम ड्रॉप्स होम। मतलब तुम्हें बोल दे कि इलेक्ट्रॉन फलाने स्टेट में था और वहां से वो किसी स्टेट पे आया है, ग्राउंड स्टेट में आया है, किसी और स्टेट में आया है, तो उस केस में टोटल एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी। तो आप कैसे निकालोगे, मान लो इलेक्ट्रॉन अगर 7 स्टेट पे है तो वो 1 में आया है, तो आपको अब ड्रॉ तो करके नहीं देखोगे भाई साहब कौन कौन से लेवल पे जा सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला आप लोगों को फिर पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, जब इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम हायर स्टेट टू
एनी लोअर स्टेट, तो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस क्या होंगी? N2 माइनस N1, ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा, +1 बाय 2। N2 क्या है? हायर स्टेट है, और ये क्या है? N1 लोअर स्टेट है। बोलो। और जब इलेक्ट्रॉन, when electron goes from higher state to ground state, अगर मान लो किसी भी स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा देना, n इंटू एन माइनस 1/2। और n क्या है यहाँ पे बेटा? हाइयर स्टेट है। तो ये दो फॉर्मूले याद रखना, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है ऐसे क्वेश्चंस। देखो अब निकाल के देखें, जब इलेक्ट्रॉन 7 से 1 में आ रहा है तो क्या फॉर्मूला ये वाला लगा लो, n इंटू एन माइनस 1, 7 इंटू 7 माइनस 1/2, कितना हो जाएगा? 21 लाइन्स। बोलो। Yes. 6 से 2 में जा रहा है तो 6 से 2 में जा रहा है तो ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 2 4 प्लस 1 5/2, तो कितना हो जाएगा? 10 लाइन्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे तुम निकाल सकते हो। ठीक है, 5 से 1 में जा रहा है तो 10 लाइन्स आ जाएंगे इसमें भी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 इंटू 6 माइनस 1 5/2, यहाँ पे आ जाएगा 15 लाइन्स। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। नेटवर्क इश्यू हो रहा है बेटा, एक बार रिज्वाइन करके देख लो। ये रिवाइज करना है आपको, और मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगी बेटा, है ना। चलिए आइए, क्या ये नोट डाउन कर लिया सभी बच्चों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, चलिए ma'am. चलिए। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब तुम्हें ये क्वेश्चन करना है, विच ट्रांजिशन इज एसोसिएटेड विद, पेपर में नहीं आएगा ऐसा कुछ, बट तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए तुम्हें मेरी कही गई बात कितनी समझ में आई। करो इसको। सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या मतलब है ना, ये करो। करो करो, शाबाश। हुआ? Yes, ma'am.
चलो, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब क्या हुआ, N1 तो 1 ही होगा और N2 क्या हो जाएगा 3। क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज N1 तो 2 हो जाएगा और N2 3, Three. मिलाते जाना। थर्ड लाइन ऑफ लाइमन N1 1 और थर्ड लाइन 2 3 4, यानी कि N2 4 हो जाएगा। सेकेंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज लाइमन बाल्मर पास्चन N1 3 हो जाएगा और 4 और 5, यानी कि N2 5 हो जाएगा। मैक्सिमम वेवलेंथ ट्रांजिशन ऑफ लाइमन यानी कि एनर्जी मिनिमम, तो N1 1 हो जाएगा और N2 2 हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. से करना था। Yes, ये ma'am. आप घर से कर लेना, बिल्कुल सेम है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब देखो, अब आती है बात इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला, क्योंकि फिजिकल में तो भाई साहब बहुत सारे फॉर्मूला, तो वो कह रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट था जोन्स रिडबर्ग, उसने ये नोट किया कि जितने भी जो ये लाइंस हैं लाइमन बाल्मर पास्चन सीरीज, उनको आप एक एक्सप्रेशन से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो वो एक्सप्रेशन ये था, लेकिन मैं आपको रटवाऊंगी नहीं एक्सप्रेशन को, मैं आपको बताऊंगी कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आई देखो, अभी आप कुछ मत लिखना, अपने पास जो चेंज इन एनर्जी, याद करो एनर्जी जो डिफरेंस था वो क्या था, यही था ना 13.6 Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, यही था। ठीक है, ये था। इधर देखो, यहाँ पे कहाँ लिखवाया था मैंने आप लोगों को, ये देखो। ठीक है, वहां पे बाहर माइनस था तो यहाँ पे N2 लिखा था, मैंने बाहर पॉजिटिव लिखा है तो कोई बात नहीं, मैंने अंदर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर लिख दिया है। देख, अब हमें पता है एनर्जी क्या होता है, hc/λ, तो मैम लिख दिया 13.6 Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है जी, अब मुझे 1/λ बाहर रखना है। ठीक है, 13.6/hc, बिकॉज मुझे वेव नंबर का एक्सप्रेशन लाना है। 1/λ क्या होता है, न्यू बार, विच इज योर वेव नंबर, ये आप ऑलरेडी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ते हो। Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब आपको पता है h की वैल्यू हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट की हमें वैल्यू पता है, तो जब इनकी वैल्यू आप पुट करते हो ना, तो जो आती है वैल्यू कांस्टेंट, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं बेटा, रिडबर्ग कांस्टेंट बोल रहे हैं। देख रहे हो, और फिर ये एक्सप्रेशन जो है आता है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप सेंटीमीटर में लेते हो तो आपकी जो RH की वैल्यू आती है वो 109677 आती है, बट मैं आपको बोल रही हूँ जेई में ऐसा सवाल नहीं आता जहां पे आपको RH की वैल्यू 109677 यूज करनी पड़े, क्योंकि इससे बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्वेश्चन। तो वो ऐसा कुछ देंगे क्वेश्चन में जहां पे शायद R की वैल्यू या तो कैंसिल आउट हो जाएगी या फिर R को R ही रहने देना, हाँ या ना? ठीक है, और इसके अलावा आप लोग ध्यान रख सकते हो 1/R की वैल्यू 912 आर्मस्ट्रॉन्ग भी होती है। अगर मान लो कभी आ जाता है पेपर में जहाँ पे R की वैल्यू चाहिए होगी, तो तुम जो है ये चीज ध्यान रख सकते हो, आर्मस्ट्रॉन्ग में 912 वैल्यू होती है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को काम आएगा। तो आपको बस यही वाला एक्सप्रेशन जो है वो याद रखना है। N1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर स्टेट को, और N2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, हायर स्टेट। क्या मैं आगे चल सकती हूँ सो दैट मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा पाऊं? चलिए, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोड़ देना इसको मेरी तरफ से। और अगर आपको जूल में करना है तो आपको जो अभी मैंने बताया था, डेल्टा इज इक्वल टू 13.6 है, जूल में है तो 2.18 वाला फॉर्मूला लगा लोगे। क्वेश्चन देखो, ये जेई 2023 में आया था और पहले AI EEE 2011 में आया था। सोचो
सोचो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है ये? द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिट फॉर द ट्रांजिशन, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेगी, कब? जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ लेवल से दूसरे लेवल पे आएगा, हीलियम के केस में बात करें, वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू द ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम करस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन को आई होप समझ में आया होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बोलो, जब तक वैसा वाला तुम्हें नहीं पूछ रखा होगा ना आर की टर्म्स में, तब तक वो नहीं लगाना, यही वाला तुम्हें फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। ठीक है, बोलो क्या कहते हो? अब डेल्टा ई क्या होता है? आपको पता है एनर्जी क्या होता है? एच न्यू होता है। तो मैं उसने क्या बोला? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू द ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। तो ये हीलियम प्लस, ठीक है, और ऐसे ही क्या आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए? तो ये दोनों क्या है? बेसिकली बराबर है। यस और नो, बस। तो ये क्या हो जाएगा? 13.6 जेड स्क्वायर हीलियम के केस में कोई मुझे बताएगा क्या कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम 2 का स्क्वायर यानी कि 4। n1 कितना है? 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और n2 कितना हो जाएगा? 16। देखो ना, 4 से 2, n2 रिप्रेजेंट हायर लेवल और n1 रिप्रेजेंट लोअर लेवल। ध्यान से देख लो, फिर कहोगे मैम पता नहीं क्या ही चल रहा है। ठीक है मेरा बेटा, और इसका 13.6 हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देखो बिल्कुल मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिखा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो? अब 4 को अंदर ले जाओ, अगर 4 को अंदर लोगे तो क्या होगा? ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 4, यानी कि 2 का स्क्वायर लिख दो और ये 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा n1 और n2 है क्या। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4/4 और 4/16 यानी कि 1/4। 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो यहाँ से क्या पता चला मुझे? n1 की वैल्यू 1 है लोअर स्टेट, और हायर स्टेट क्या है? 2 है। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा हाइड्रोजन के केस में? 2 से 1। तो जब हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा होगा और हीलियम के केस में 4 से 2 में आ रहा होगा, तो जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी जो एमिट कर रहा है वो क्या होगी? इक्वल होगी। दिख रहा है आपको? तो ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, करोगे? हीट करके देखना। हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 900 नैनोमीटर। ठीक है, मस्कुलर पेन में जो बेसिकली जिस वेवलेंथ की रेडिएशन दी जाती है वो कितनी है बेटा? 900 नैनोमीटर है। आपसे ये पूछा है विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस। कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो सुटेबल होगी इसके लिए? समझ रहे हो क्वेश्चन? तो यानी कि आपको क्या बताना है? कौन सी आपकी सीरीज होगी और कौन से लेवल होगा n1 और n2, ये आपको बताना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे सारे बच्चे? कोई मुझे बता पाएगा? कैन एनीवन टेल मी कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं? ये वाला लगाऊं क्या? बेटा नहीं पढ़ोगे तो सवाल नहीं हो पाएंगे। ये फॉर्मूला लगेगा? Yes, ma'am. अरे एक दो तो फॉर्मूला बताया, उसमें भी तुम कंफ्यूज हो जा रहे हो। न्यू बार क्या होता है? 1/λ। RH की वैल्यू देखो इन्होंने दी हुई है, एटॉमिक नंबर 1 होगा, हाइड्रोजन है। 1/n1 स्क्वायर हमें नहीं पता, ना ही n2 पता है, तो उसको ऐसे ही लिख दो। लैम्डा कितना है? 900 नैनोमीटर। 900 नैनोमीटर क्या करें? सेंटीमीटर में चेंज करें क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना। तो 900 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में होते हैं 10⁻2 सेंटीमीटर। बोलो क्या कहते हो? यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए मेरा बेटा।
ठीक है, और इसको मैं नीचे ले आती हूँ। बस, क्या लग रहा है तुम्हें, क्या आना चाहिए आंसर? देखो ये कितना हो जाएगा 7 और ये 7, सारी जीरो जो है वो कैंसिल आउट हो रही है बेटा, ध्यान से देखो 9 बच रहा है सिर्फ नीचे। सारे बच्चे आप एकदम नजर दौड़ा के देखो, नीचे सिर्फ 9 बच रहा है, सारी कैंसिल हो गई 10⁻⁴ से। तो 1/9 को क्या लिख सकती हूँ? 3 का स्क्वायर, बोलो, है ना? चलो भाई, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो इसको 1/∞ लिख दूं। तो बस देख लो अब क्या आया है। n1 की वैल्यू 3 आई है। अगर n1 की वैल्यू 3 आती है तो कौन सी सीरीज होती है? पास्चन सीरीज। n2 क्या है? इन्फिनिटी। तो ऑप्शन क्या आएगा? तो इस तरीके से सवाल करने हैं। तो वही क्वेश्चन तो वही आते हैं तुम्हारे, एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं इस चैप्टर से। अब तुम्हें एक काम करना, एनसीईआरटी की बुक खोलना, तुम्हें ये वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा, मस्कुलर पेन वाला। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बस उसने क्या किया, पूछने का ढंग बदल दिया। उसने पूछने का ढंग बदल दिया। अब तुम इसमें ही उलझे रह जाओगे कि मैम हम तो h की वैल्यू c की वैल्यू यूज करेंगे, तो तुम्हें फिर वो पूरा करना पड़ेगा, डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 z², फिर डेल्टा E को hc/λ लेना पड़ेगा, तो फंस जाओगे। इससे अच्छा ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, घर पे ट्राई करना, नहीं तो पहले मैं नेक्स्ट क्लास में आके यही क्वेश्चन तुम लोगों को कराऊंगी और फिर मैं आगे चलूंगी। ठीक है बच्चों, तो प्लीज इनको रिवाइज करना, ज्यादा फॉर्मूले मैंने नहीं बताए हैं आप लोगों को।